हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र जो कि विज्ञान का है ना। इसकी एक हम देखेंगे महा मैराथन क्लास और हम इसी वीडियो में पूरा का पूरा है ना एक एक क्वेश्चन का इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे कि सभी के सभी आपके चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो और चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, सभी के सभी कवर हो जाएंगे, है ना। तो आप केवल ध्यान से देखना, सुनना केवल, है ना। तो देखिए ये 25 नंबर का पेपर होता है जिसमें 5 नंबर केवल बहुविकल्पीय के हैं और भी क्लासेस अपलोड हैं, देख सकते हैं आप। और ये तो क्लास हम आपको पढ़ाएंगे साथ में और भी विषयों की क्लासेस अपलोड है, उन्हें देखें और आप एक अच्छा स्कोर एग्जाम में करके आएंगे ही आएंगे। चलिए ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। चलिए देखते हैं बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, करते हैं थोड़ा सा जूम और देखते हैं पहले हमने क्वेश्चन क्या उठाया है। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो ये रहा पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक को स्पष्ट कीजिए। मतलब कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसकी हमें परिभाषा बतानी है और इसका क्या मात्रक होता है ये बताना है। तो आइए देखते हैं। आप अगर ये सूत्र याद आपको होगा तो आराम से परिभाषा ही लिख सकते हैं। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान में टी। आई मतलब धारा, धारा बराबर क्यू मतलब आवेश और टी मतलब समय। और जब भी है ना फिजिक्स में किसी भी संख्या के नीचे अपान में टी लगा होता है उसको दर बोलते हैं हम। तो यहाँ पे क्यू क्या है, आवेश, और टी क्या है, समय। तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और जो इसका मात्रक है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। मान लो एम्पियर ना दे एग्जाम में तो क्यू क्या है, कूलाम, और जो कूलाम आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और टी क्या है, समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो एक अन्य मात्रक भी इसका आप याद रखेंगे, है ना, क्या होता है, कूलाम प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड। कहाँ से आया मात्रक, यही आपने जो सूत्र देखा इसी से बना, क्योंकि क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, टी क्या है, समय, समय का मात्रक सेकेंड। तो बटे को हम प्रति बोलते हैं तो कूलाम प्रति सेकेंड होता है, या फिर एक लाइन में आप बोले तो एम्पियर होता है। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा की परिभाषा मैंने बताया, आवेश के किसी चालक तार में, किसी भी चालक तार में जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सके, तो किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह होने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो ये देखिए विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, मतलब कि आवेश के प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा की जो माप है ये चालक में किससे करते हैं कि हर एक सेकेंड में कितने आवेश जो है उस चालक तार में प्रवाहित हो रहे हैं, बह रहे हैं। अब विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आप ऐसे ही याद करेंगे सिंपल, जैसे हमने बताया कि आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। क्यू है आवेश, टी है समय, है ना। तो आवेश और समय के अनुपात को धारा कहते हैं। ये भी आप अगर लिख देते हैं तो नंबर पूरा मिलेगा, क्योंकि ये सूत्र है फिजिक्स में, और फिजिक्स में डेफिनेशन अधिकतर सूत्र से ही याद कर ले, वो ज़्यादा बेटर होती है ना। तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, और एम्पियर के साथ साथ ये भी याद रखेंगे, एम्पियर ना हो तो कूलाम प्रति सेकेंड होता है। आशा करता हूँ एकदम क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है एड्स जो है ये किस विषाणु के द्वारा फैलता है। तो अभी हम देखते हैं, चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं। पहली बात तो एड्स AI क्या होता है, DS क्या होता है, AIDS लिखते हैं इसको हम इंग्लिश में पूरा, इसको बोलते हैं एड्स, AIDS, ठीक है ना। इसका पूरा नाम पूछ ले तो इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। लिख लेंगे आप, याद ही होगा वैसे भी आपको क्या होता है एड्स का पूरा नाम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है अगर पूछा जाए साइंस में, तो सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीजेज, मतलब कि बीमारियों का एक समूह होता है, पूरा समूह का समूह, तो उसे कहते हैं सिंड्रोम। और जो इसका वायरस होता है, जिस वायरस के द्वारा एड्स फैलता है, उसका नाम है HIV। क्या होता है, HIV वायरस होता है। मतलब कि इसका पूरा नाम अगर पूछे तो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या नाम है इसका पूरा HIV का, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो आशा करता हूँ एड्स और HIV के पूरा फुल फॉर्म आपको याद हो गया होगा। आइए अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को विद डिटेल, ये पूरा दिया है, मैंने आपको बताया पूरा। तो यह रोग HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होता है, मैंने अभी बताया था। इस रोग का विषाणु जो होता है मतलब HIV, ये हमारे शरीर में
रक्षक जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं, कणिकाएं, मतलब कि WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें कहते हैं हम, है ना, और जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं इनको प्रभावित करता है, इनको इन पर ही इफेक्ट डालता है अपना, और ये धीरे धीरे प्रभावित जो कोशिकाएं होती हैं क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, और रोगी अनेक बीमारियों से घिर जाता है। मैंने अभी बताया कि सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ डिजीजेज, बहुत सारी बीमारियों से घिर जाता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, एड्स से पीड़ित व्यक्ति की क्या हो जाती है, अंत में मृत्यु हो जाती है। और इसमें क्या प्रभावित होता है पूछे तो आप कहेंगे कि श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं और जो हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, ये जो HIV वायरस है उसको प्रभावित करता है और धीरे धीरे उनको क्या करता है, खत्म करता चला जाता है और अंत में बीमारी से, बहुत सारी बीमारी से वो व्यक्ति क्या होता है, घिर जाता है, जिसको एड्स होता है, और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें आप, समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट बहुत अच्छा स्कोर आप करके आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिलेगा 100% एकदम श्योर है। तो देखिए समजात अंग, तो समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति, मतलब जब इनका ओरिजिन होता है उत्पत्ति, और जिनकी रचना होती है ना, वो उत्पन्न होते समय तो सेम होते हैं किसी भी दो चीज़ों में अगर देखा जाए तो, लेकिन जो इनके कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, चमगादड़ के पंख है ना क्या होते हैं, उड़ने के लिए, और मनुष्य के जो हाथ होते हैं, साथ नहीं हाथ होगा यहाँ पे, जो मनुष्य के हाथ हैं ये क्या होते हैं, वस्तुओं को पकड़ने के होते हैं। जबकि जब इनकी उत्पत्ति होती है तो लगभग देखने में क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। तो ऐसे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इनके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। और एग्जाम्पल के लिए आपने देखा कि चमगादड़ के पंख जो कि उड़ने के काम आता है, और मनुष्य का हाथ जो कि वस्तुओं को पकड़ने के काम आता है। अगला देखिए सवाल है, क्योंकि सवाल भी आपके एग्जाम में पूछता है, देखो 2020 में आया हुआ था ये, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है ना, तो आवेश की मात्रा बताएं। तो अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि I बराबर क्या होता है, Q/T, जो कि पहला ही आपने पढ़ा था, धारा का पूरा परिभाषा, है ना। तो यहाँ पे किसका मान बताना है, आवेश, मतलब आवेश बोले तो Q का मान बताना है। अब इस सूत्र में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बताओ Q एक कम Q बराबर क्या बन जाएगा, I गुणे T बन जाएगा, तो Q बराबर IT बन गया। अब इसी सूत्र का प्रयोग देखो यहाँ पे किया गया है, I बराबर Q/T, तो Q बराबर I × T। अब हल कैसे करेंगे, I यहाँ पे दिया है धारा 5 एम्पियर, तो 5 रखेंगे, T दिया 1 घंटे। अब देखो समय का जो मूल मात्रक होता है सेकेंड, और ये दिया 1 घंटे, घंटे में, तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, पहले घंटे को मिनट में ले जाओ, 60 से गुणा करोगे आप, फिर एक 60 से और गुणा करेंगे आप उसी में घंटे में, तो सेकंड में चला जाएगा, तो 3600 से गुणा करना पड़ेगा, तो सेकंड में जाएगा। तो I का मान तो 5 एम्पियर है, सही है, और टाइम का मान 3600 सेकंड हो जाएगा। अब जब आप इसका पूरा गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 36 पंचे 180, और उसके बाद 2 जीरो और, तो 180 के बाद 2 जीरो और, मतलब ये बन गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 18,000। और आवेश का जो मात्रक होता है यहाँ लिखे नहीं है, कूलाम लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखेंगे, कूलाम। तो 18,000 कूलाम जो है आवेश की मात्रा प्रवाहित हो रही है। कब, जब किसी चालक तार में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित होती है तब। ये देखो पूरा साइड में लगा के बताए हैं, 1 घंटे बराबर 60 मिनट और 60 मिनट बराबर 3600 सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। प्राइमरी जो आपका उपचार होता है किसे कहते हैं, आइए देखते हैं प्राथमिक उपचार की परिभाषा। तो आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने से पहले तक जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने से पहले तक जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसी को क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार। मतलब डॉक्टर के आने से पहले अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ चुकी है तो उसके पहले जो भी है ना व्यक्ति को क्या दी जाए, सहायता दी जाए किसी के द्वारा, उसे हम कहते हैं प्राथमिक उपचार, मतलब प्राइमरी उपचार होता है ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है एग्जाम में। अगला देखिए, अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क क्या है, तो ऐसे खनिज, अयस्क जो है ये ऐसे खनिज होते हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, सरलता से और कम लागत में हो जाता है, क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। अब अयस्क के अगर देखे जाए तो और जैसे कि यहाँ पे कई सारे है ना अलग अलग पदार्थों के अलग अलग आपके अयस्क हैं। ठीक है, जैसे कार्बन के अगर अयस्क देखे जाए तो क्या क्या है, हीरा है, ग्रेफाइट है ना, फ्लोरीन है, ग्रेफीन है, ये सब क्या है, कार्बन के अयस्क ही होते हैं, कार्बन के अपर रूप होते हैं।
ठीक है ना, अपर रूप होते हैं, सॉरी अयस्क नहीं। तो अयस्क किसे कहते हैं अगर बोला जाए, वो अपर रूप था जो हमने बोल दिया, सॉरी उसके लिए। तो ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। जिनको हम आसानी से और कम खर्च में और ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर लें, उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एड्स के लक्षण बताइए। तो एड्स अभी आपने पढ़ा था पहले ही, फिर भी देखते हैं। तो एड्स रोगी में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। नंबर 1, भूख न लगना। अगर कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित हो गया है, मतलब कि HIV वायरस के अंदर एंटर कर चुका है, तो उसे भूख कम लगती है, मतलब भूख नहीं लगती है, कम लगने लगती है। शरीर की में वजन की कमी, मतलब शरीर बहुत ही घटता चला जाता है, क्योंकि शरीर बहुत ही दुबला पतला होता चला जाता है। ज्वर बहुत ज़्यादा आता रहता है, फीवर, त्वचा पर दरोड़ियाँ बनने लगती हैं, थकावट ज़्यादा फील करता है, और रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है उसके शरीर की बॉडी की, उसमें कमी आ जाती है। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को निमोनिया तथा त्वचा कैंसर अधिक होता है, ठीक है ना। और ये कैसे होता है? तो ये आपने पढ़ा कि एड्स होता है HIV वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है, जो WBC होती है ना, इसका जो वायरस HIV है, ये WBC कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और जो होता है जो ब्रेन की हमारी सेल्स होती हैं उनको भी डैमेज करने लगता है, और इस तब व्यक्ति को क्या होता है? एड्स रोग हो जाता है। अगला देखते हैं अब हम, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। अभी आपने पहले ही पढ़ा, अयस्क पढ़े थे, अब खनिज देख लेते हैं हम। पहले खनिज किसे कहते हैं? तो खनिज जो होते हैं ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं, मतलब कि कच्चे ही इसे खदान से खोदा जाए और निकाला जाए कोई चीज़, तो क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना, पत्थर, ये सभी क्या है? खनिज के एग्जाम्पल हैं। तो खनिज किसे कहते हैं? खनिज वे पदार्थ होते हैं जो खादान से या खान से खोद कर निकाले जाते हैं सीधे के सीधे, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक प्रकार से कच्चे माल होते हैं, ठीक है ना। लोहा है, अभ्रक है, कोयला है, बॉक्साइट है, ये सभी क्या है? खनिज है। अब अयस्क की बात करें तो अयस्क भी आपने देखा ही था कि उन शैलों के अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हो जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो, और अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है और फिर इसका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि पृथ्वी से सभी के सभी पौधे ही समाप्त कर दिए जाएं या हो जाएं। तो यदि पृथ्वी के सभी, आपको पता ही होगा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ना, पेड़ पौधे जो होते हैं, यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषीय स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। तो अगर पूछा जाए कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किसके नियम पर आधारित है, तो लिंडेमान ने एक नियम दिया था। उन्होंने बताया था कि अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऊर्जा अगर जा रही है तो वो कितने % जाती है, पहले वाले से दूसरे में 10%, ठीक है ना। और फिर दूसरे से तीसरे में जाएगी तो जितना दूसरे वाले के पास है उसका केवल 10% तीसरे में ट्रांसफर हो जाती है। ये लिंडेमान ने बताया था, ठीक है ना। तो यदि अगर पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा ये जो प्राणी एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, जो फूड चेन बनती है वो रुक जाएगी। अब भाई मान लो घास है ना, घास है, उसके बाद चूहे हैं या खरगोश है, उसको तो घास को कौन खाएगा, चूहे या खरगोश खाएंगे। और उसको मान लो सांप खाता है, ठीक है, और सांप को अगर देखा जाए तो आपके चील है ना, ये सब खा लेते हैं, तो इनके जो है चेन ही टूट जाएगी, ठीक है। तो इससे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा और जो खाद्य श्रृंखला है उसमें ऊर्जा का प्रवाह भी हो नहीं पाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं हम, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना, अभी पहले ही पढ़ा था आपने, तो एक बार जल्दी से फिर देखें। आवेश प्रवाह की दर या मात्रा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा कहते हैं। तो वही चीज़ मैंने बताया था कि आवेश के किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को, है ना, क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इसका मात्रक कभी पढ़े थे आप, एम्पियर होता है। अगर एम्पियर ना हो तो कूलाम प्रति सेकंड होता है, जो कि मैंने शुरुआती क्वेश्चन में फुल एक्सप्लेन किया था इसका। अगला देखिए आप, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशोषी अंगों के नाम लिखिए। कौन कौन से हैं, जो है तो लेकिन उनके होने ना होने से बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो यूज ना मतलब है तो लेकिन उनका यूज बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। अपेंडिक्स है जो कि आपके स्टमक के अंदर पाया था, साइरस है, पूंछ की हड्डी है ना, उसके बाद कान की मांसपेशियां हैं, नरों में निप्पल्स का पाया जाना, है ना,
विदाउट इनका कोई यूज है नहीं, तो ये सब अवशेषीय अंक कहलाते हैं। अगला देखिए आप, खाद्य जाल से क्या समझते हैं आप, खाद्य जाल क्या है? तो ये देखते हैं खाद्य जाल, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये देखते हैं खाद्य श्रृंखला जब धीरे नहीं सीधी, जब खाद्य श्रृंखला है ना, कुछ ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहे हैं इसलिए कहीं कहीं वर्ड गलत निकल जाते हैं। चलिए देखते हैं, खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, मतलब फूड चेन जब टूटने लगती है बीच से, जब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार की जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो यह एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे कर दिया जाए घास, ठीक है ना, घास कर दिया जाए, और इसको कौन कौन खाएगा? चूहे भी खाएंगे, चूहे खाएंगे, है ना, गाय भैंस बकरियाँ ये भी खाएंगी। तो इसी चीज़ को कई चीज़ें खा रही है ना, या कई चीज़ों के द्वारा खाया जा रहा है एक ही चीज़, तो ये जो होता है, ये जो जाल बनता है, ये पूरा क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाता है। अगला देखें आप, विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम। अब सुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है, और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो पाएगा वो कुचालक होंगे। तो विद्युत के 2 सुचालक क्या, इसमें देखिए 4 दिए गए हैं, सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है। सबसे अच्छा गुड कंडक्टर होता है ना, विद्युत का सोना, फिर चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये सुचालक पदार्थ हैं क्योंकि इसमें जो धारा है इनका आसानी से प्रवाह हो जाता है, और कुचालक में इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। रबर है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, लेकिन लकड़ी में सूखी लकड़ी है ना, हरी लकड़ी नहीं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है, तो वो सुचालक बन जाएगा, कुचालक नहीं, और सूखी लकड़ी आपकी हो जाएगी। अब देखिए धातु गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या होती है कि जैसे कि आपके पास कोई छड़ है, लोहा या लोहे से बनी हुई है, ठीक है, और इसका हमें गैल्वेनाइजेशन करना है, तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं? कॉपर की क्या चढ़ा दें, अगर लेयर चढ़ा दें तो ये क्या हो जाता है? संरक्षित हो जाता है। तो लोहे या लोहे से बनी हुई है ना वस्तुओं को जब हम जिंक या फिर कॉपर में क्या करते हैं? डुबो कर इसको निकाल देते हैं, तो इसके ऊपर क्या जम जाएगी? एक परत जम जाएगी, ठीक है, लेयर जम जाएगी, जिससे जो ये आपकी लोहे की छड़ है या धातु की, ये क्या हो जाएगी? संरक्षित रह जाएगी, हो जाएगी। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन, मतलब गैल्वेनीकरण कहलाती है, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मकता। तो किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है, कौन? विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, कितनी तेजी से अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों क्या करता है? खींचता है, और इसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर बात करें कि यहाँ पे परमाणु, तो परमाणु के अंदर क्या होता है? परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण होता है कि विभाज्य कण होता है? आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। और ये भी बताएंगे कि नाभिक के अंदर कौन कौन से क्या क्या पाया जाता है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में से क्या क्या नाभिक के अंदर होता है, और क्या नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। कमेंट करके आप बताएंगे, याद रखेंगे आप इसको भी। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आइए देखते हैं, हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है। हेपेटाइटिस बी क्या करता है? लीवर संबंधित रोग है। ये लीवर को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करता है? डैमेज करने लगता है, जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है, मतलब कि वैक्सीनाइजेशन के द्वारा इसको हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी किससे संबंधित है? किस पार्ट से? तो लीवर से संबंधित एक बीमारी है, ठीक है, बहुत ही गंभीर बीमारी है, और इसको हम क्या कर सकते हैं? वैक्सीनेशन के द्वारा, मतलब टीके के द्वारा इसको हम ठीक कर सकते हैं, मतलब कि आसानी से सही किया जा सकता है। अगला देखिए, दृष्टि धारा किसे कहते हैं? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा एक होती है, एक आपने देखा धारा 2 प्रकार की होती है, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। और एसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, मतलब कि आपकी प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, और जो डीसी होती है इसको हम कहते हैं दिष्ट धारा, मतलब डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो धारा 2 प्रकार की होती है, एसी और डीसी। जो हमारे घरों में धाराएं आती हैं कैसी होती है? एसी होती है, ठीक है ना। इनका जो समय के साथ इनकी जो डायरेक्शन होती है चेंज होती रहती है, एसी होती है, और जिनमें फिक्स हो वो क्या होती है? डीसी। तो जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं, डीसी करंट कहते हैं। अगला देखें, और इसमें परिवर्तन होगा, ठीक है,
एसी में, मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं हिंदी में। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? अब आप सर्वाहारी का मतलब है जो सब कुछ खाए, तो जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे कि मनुष्य है, ये सर्वाहारी जंतु में आता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं? तो जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है उसको हम इस विधि द्वारा शुद्ध कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, मतलब अशुद्धि को। अगला, एड्स का पूरा नाम आपने पहले ही देखा था, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है, और HIV का ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। अगला वायरस होता है, सॉरी HIV का वायरस होता है। ज़्यादा के तेज़ी के चक्कर में कई वर्ड, लेकिन हम सही कर लेते हैं। तो एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, जबकि HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है। अगला, चुंबकीय बल रेखाओं के 2 प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो आइए हम पहले आपको समझाते हैं चुंबकीय बल रेखा। मान लो ये चुंबक है, तो चुंबक क्या होता है? कोई चुंबक अगर रखे हो इसमें 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ हमेशा, और चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है इसी चुंबक से उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। निकलती कहाँ है? उत्तरी से। प्रवेश कहाँ करती है? दक्षिणी में। ऐसे और निकली दूसरी, ये ऐसे प्रवेश कर जाएगी, समझे आप? ऐसे इधर से निकलेगी और ऐसे प्रवेश कर जाएगी। उत्तर से निकलती है, दक्षिण में वक्र बनाते हुए प्रवेश कर जाती है, ऐसे। और ये एक दूसरे को कभी काटती भी नहीं है, ठीक है ना। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाते हुए, देख रहे हो, बंद वक्र बनाते हुए दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं, और ये एक दूसरे को कभी काटती भी नहीं है, ठीक है। और जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास होती हैं वहाँ पे चुंबकत्व भी ज़्यादा होता है, और जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं दूर हो जाती हैं वहाँ पे चुंबकत्व भी क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है ना। वो सब चुंबक के गुण हैं, और भी वीडियो अपलोड हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अभी समय है आपके पास एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। 3-4 वीडियो हैं साइंस की, देख लेंगे आप, बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे एग्जाम में। और इसी फिलहाल अगर उनको भी नहीं देखोगे, यही देखोगे तो भी आप बहुत अच्छा मार्क करके आओगे, क्योंकि हम सब एक्सपेरिमेंट इसी में करेंगे। तो ये क्या होते हैं? समांतर बल रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। चुंबकीय बल रेखाएं समांतर बल रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाती है, मतलब कि उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, और मैंने अभी बताया था चित्र में, और दक्षिणी ध्रुव में वक्र बनाते हुए प्रवेश कर जाती हैं, और ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं, ये भी एक गुण है, ठीक है ना। समांतर तो फिलहाल ये होती नहीं है, एक प्रकार से वक्राकार होती है, अभी देखा था ना हमने। इसको आप काटेंगे, ठीक है ना। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है कि गुण में आप ये लिखोगे कि ये सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। हाँ, अगर देखा जाए तो अगर खींचेंगे तो समांतर बनेंगे तो सही है, लेकिन काटेंगे नहीं कभी एक दूसरे को। अगला देखिए, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है? 1 एम्पियर मतलब जब धारा का मान 1 एम्पियर हो, उसे कैसे प्रवाहित, मतलब कि परिभाषित करेंगे। तो आई बराबर क्या होता है? कि वह क्वांटी होता है। अब आई का मान 1 लेना है, 1 एम्पियर, तो इसका सब का मान 1 रखना पड़ेगा। तो 1 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में विद्युत आवेश की जितनी भी मात्रा प्रवाहित होगी उसे हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 सेकेंड में किसी चालक तार में जितना जो है आवेश की मात्रा प्रवाहित होगी वो क्या कहलाएगा? उस चालक तार की 1 एम्पियर धारा कहलाती है। अगला देखिए आप, जैव विकास किसे कहते हैं? तो कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। ये भी आप डेफिनेशन याद रखेंगे कि कालांतर में मतलब बीते हुए समय में जीवों की रचना एवं कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तन, क्रम से होने वाला परिवर्तन द्वारा जीवों की जो उत्पत्ति है उसे हम कहते हैं जैव विकास। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है? तो जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में 2 वैज्ञानिकों लैमार्क और डार्विन ने का नाम बहुत चर्चित है, मतलब कि बहुत जैव विकास के बारे में सबसे ज़्यादा किसने जो है प्रमाणिकता दी है, तो वो है काम किसने किया था? तो लैमार्क और डार्विन जी हैं। आपने देखा था जिराफ वाला, पढ़े ही होंगे, पक्का है। तो वर्ष 1744 में फ्रांस वैज्ञानिक लैमार्क के विचारों को लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगला आप देखेंगे क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप कि निम्न धातुओं के अयस्कों का नाम लिखिए, है ना। आप देखो अयस्क के नाम, ठीक है। लोहे का अयस्क कौन है? हेमेटाइट। तांबे का अयस्क क्या है? कॉपर पायराइट। सोने का अयस्क मुक्त अवस्था में होता है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट, मतलब अगर पूछा जाए कि हेमेटाइट किसका अयस्क है तो लोहे का, कॉपर पायराइट तांबे का, ठीक है, और जो है बॉक्साइट एल्युमिनियम का, और चूना पत्थर कैल्शियम का, ठीक है ना।
चूने पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaOCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 ये चूने पत्थर का सूत्र होता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अगला देखिए, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? आ ही गया होगा। अगला देखिए आप, निम्न अधात्विक खनिजों के प्राप्ति स्थान का नामों उल्लेख कीजिए। अभ्रक कहाँ से उत्पादित किया था? तो अभ्रक है ना, कहाँ पाया था? इंडिया में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में और राजस्थान, यहाँ से अभ्रक को प्राप्त किया जाता है। अगला, बहुमूल्य पत्थर इनको कहाँ से प्राप्त करते हैं? राजस्थान से, है ना, सबसे ज़्यादा पत्थर जो है राजस्थान में पाया जाता है। अगला, पेट्रोलियम इंडिया में बात करें तो कहाँ का? गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र, कृष्णा और कावेरी नदियाँ जो है, गोदावरी नदियाँ के जो मुहाने हैं। कोयला, पश्चिम बंगाल, बिहार, है ना, झारखंड भी है, तमिलनाडु है, यहाँ से कोयले को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इनको याद रखेंगे आप, इजी है एकदम, इसमें कुछ नहीं याद करने वाला है। अगला देखें, अयस्क से धातु निष्कर्षण की विधियाँ लिखें। तो कई विधियाँ हैं जिसमें कुछ विधियाँ दी गई हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, चुंबकीय पृथक्करण विधि एवं फैन प्लोन विधि। इतने विधियों से अयस्क से जो है धातु क्या करते हैं? निष्कर्षण किया जाता है। अगला, विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं? तो एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो एक बड़े से टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन जब हम लेते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या? विद्युत अपघट्ट कहते हैं। ओके। अगला, तन्यता क्या है? तो तन्यता क्या होता है? ये धातु का एक गुण है। तो ये देखते हैं, तन्यता में तार को खींचकर हम, है ना, मतलब धातु को खींच कर लंबा सा तार बना सकते हैं। तो धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है, किसमें? तन्यता में। एक गुण है धातु का जिसमें धातुओं को खींचकर पतले पतले वायर बनाए जा सकते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर तन्य धातु पूछे तो कौन है? वो कौन है? सोना है। आप पढ़े होंगे 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा तार हम खींच सकते हैं। तो धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तो धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को ही क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। अगला, चालकता क्या है? तो सभी धातुएं विद्युत क्या है? सुचालक हैं, क्योंकि इनमें विद्युत प्रवाह संभव है, यही क्या है? चालकता है। तो सभी धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं, और इसमें हम विद्युत धारा का क्या करते हैं? प्रवाह कर सकते हैं, और यही गुण क्या है? चालकता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखें, धातुओं के भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो धातुओं के कई सारे गुण हैं। नंबर 1, शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होती है? चमकदार। कहने का मतलब धातुएं क्या होती हैं? धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, मतलब धातुएं चमकदार होती हैं। और धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। धातुएं क्या होती है? लगभग सभी धातुओं में कुछ ना कुछ चमक होती है, और इस गुण को हम धात्विक चमक कहते हैं। अगला, धातुएं सामान्यतः क्या होती है? कठोर होती हैं, मतलब कि मजबूत होती है, ठोस होती है, और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। मतलब हर एक धातु की अलग अलग कठोरता पाई जाती है। जैसे कि सोना ले लें आप, लोहा ले लें, ये सभी धातु हैं, चांदी ले लें, लेकिन इनका अलग अलग कठोरता इनमें अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। कोई कम है तो कोई ज़्यादा। ठीक है। और जो धातुएं होती हैं वो विद्युत क्या होती हैं? सुचालक होती हैं, मतलब अच्छी चालक होती हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे गुण हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके बन सकता है। चलिए अगला देखते हैं हम। कुछ बायो के क्वेश्चन हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों विज्ञान आपको पता है सब एक में ही आता है। तो देखिए क्या है, लाल रुधिर कणिकाओं के क्या कार्य है? मतलब कि आरबीसी की बात कर रहा है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी ऐसे लिखा होता सब इसमें। या तो देखिए, लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका क्या करती है? परिवहन करती हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो आरबीसी होती हैं ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या करती है? बंध बनाती हैं, और बॉन्ड बना के क्या करती है? उनका परिवहन करती है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इनको ले जाती हैं। ठीक है ना। अगला देखिए आप, श्वेत रुधिर कणिकाओं के क्या कार्य है? मतलब डब्ल्यूबीसी, जिनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बताएंगे आप कमेंट में। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी का क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी बताएं क्या होता है? और प्लेटलेट्स जिसका क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। डब्ल्यूबीसी का आप बताएंगे कमेंट में। ठीक है ना। साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो ये क्या करती हैं? यह कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, मतलब एंटीबॉडीज की तरह कार्य करती हैं। शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई भी करती हैं। कौन? डब्ल्यूबीसी। ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट है इनका काम। अगला देखते हैं,
रुधिर प्लेटलेट्स के क्या कार्य हैं। ये सभी के सभी जो है ब्लड में जो पाई जाती हैं सेल्स 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उन्हीं के कार्य हैं यहाँ पे। क्योंकि ब्लड में 2 चीज़ पाया जाता है। अगर रक्त में पूछे क्या क्या होता है तो एक तो आपका प्लाज्मा होता है जो कि लगभग 55% मात्रा में होता है, और एक होता है 45% मात्रा में ब्लड कणिकाएँ, मतलब रक्त कणिकाएँ, जिनमें 3 होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उन्हीं के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य क्या है, तो ये क्या करती है, जब भी कभी में चोट लगती है तो उसका क्लोट बनाने का काम करती है, थक्का बनाने का। तो रुधिर प्लेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती हैं तथा चोट लगने पर रक्त के बहाव को भी नियंत्रित करती है, मतलब कंट्रोल करने का काम रुधिर प्लेट्स का ही होता है। समझ में आया। और जो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स हैं, ये जो है ब्लड में पाई जाने वाली कणिकाएँ हैं, मतलब रुधिर कणिकाएँ होती हैं सभी। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। रुधिर प्लाज्मा, जो मैंने अभी बताया कि ब्लड का ये पार्ट है प्लाज्मा। ठीक है ना, तो ब्लड में 2 चीज़ें होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है क्या, कणिकाएँ। कणिका में 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा तो अलग ही होता है। यह क्या होता है, किस रंग का, हल्का पीला, चिपचिपा और पारदर्शी एक तरल पदार्थ है। यह रुधिर का लगभग 50 से 60 नहीं, लगभग 55% होता है, बनाता है। ठीक है, 55% भाग बनाता है समान रूप में इसे। इसमें क्या होता है, 90% जल, मतलब प्लाज्मा में जो है 90% जल होता है और 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, प्रोटीनें होती हैं, फाइब्रिनोजिन है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ये प्लाज्मा के में ही पाया जाता है। तो देखो ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड में होता है प्लाज्मा जो कि 55% और 45% ब्लड को सेल्स होती हैं, मतलब रुधिर कणिकाएँ होती हैं। जबकि प्लाज्मा जो होता है, इस प्लाज्मा में 90% तक पानी होता है और जो 10% बचता है, क्योंकि कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो जो 10% बचा उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अगला देखिए आप क्वेश्चन, रुधिर बैंक किसे कहते हैं। तो देखिए रुधिर बैंक मतलब जिसको ब्लड बैंक बोलते हैं इंग्लिश में, तो रक्त को आधुनिक उपकरण एवं विधियों द्वारा है ना 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कांच या प्लास्टिक की वायु रुद्र बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है। अर्थात वह स्थान जहां विभिन्न वर्गों के रुधिर को रखा जाता है क्या कहलाता है, रुधिर बैंक कहलाता है। कितने डिग्री पर रखा जाता है, तो 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर इसको प्लास्टिक या फिर कांच की बोतल में भर के, वायु रुद्र का मतलब है निर्वात में वैक्यूम बना के रखते हैं। ठीक है ना, और ऐसा स्थान जहाँ पे विभिन्न प्रकार के वर्ग के रुधिर को रखते हैं उसे हम रुधिर बैंक कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। और रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है, तो 4, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप और ए बी ग्रुप, ये सब आप पढ़े होंगे। जिसमें सर्वदाता कौन है, जो ग्रुप ओ होता है सर्वदाता है, मतलब ये जिसके अंदर पाया जाता है ये सबको अपना ब्लड दे सकता है, और जो सर्वग्राही होता है, जो सबका ब्लड अपने अंदर चढ़वा सकता है, ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, वो है ए बी। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रक्त दाब, मतलब जिसको इंग्लिश में बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, पूरा नाम ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो आइए देखते हैं। हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय या चक्र में पंप किया जाता है, मतलब जो हमारा हार्ट होता है इसका काम अगर पूछे तो क्या करता है, ब्लड को शुद्ध नहीं करता, ब्लड को ये पंप करने काम करता है। ठीक है ना, तो हृदय द्वारा मतलब हार्ट के द्वारा रक्त निश्चित लय या चक्र में पंप करता है, और जो ये इसमें साउंड आती है उसको कहते हैं लब डब की साउंड आती है हार्ट में हमारे। हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय में शिथिलन के समय कम होता है। स्वस्थ मनुष्य का दाब मतलब बीपी 180/mmHg होता है। इसे दाबांतर मापी द्वारा मापा जाता है, मतलब कि ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं, तो इसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, आप पढ़े ही होंगे। इसके द्वारा मापा जाता है, जिसे हिंदी में दाबांतर मापी भी कहते हैं। ठीक है ना, तो रक्त दाब आपको समझ में आ गया होगा, बीपी किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एक प्रकार से ये भी परिभाषा आप लिख सकते हो कि जो हमारा हृदय है, ये जो है हमारी जो धमनियां हैं उनमें कितने रफ्तार से ब्लड को फेंकता है, पंप करता है, यही क्या है, रुधिर दाब कहलाता है। और एक सामान्य मनुष्य का जो बीपी होता है 180/80 mmHg होता है, मतलब कि ये क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है और ये लो है, ये सामान्य माना जाता है। 120 और 80 के बीच में अगर है तो, इसके अगर ऊपर गए 120 से तो हाई हो जाएगा और 80 से कम हुआ तो लो हो जाएगा, लो बीपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को उदाहरण से समझाइए।
या फिर खाद्य जाल किसे कहते हैं, और एक खाद्य जाल बनाकर उसका चित्र सहित वर्णन कीजिए। या फिर खाद्य जाल से क्या समझते हैं आप, देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं खाद्य जाल क्या है। तो जीवमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। एक ही भूभाग में एक से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं सक्रिय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक घास स्थल में अगर देखा जाए तो निम्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। जैसे कि आप गए एक कहाँ पे घास स्थल में, वहाँ पे आपने देखा तो क्या है, घास है। फिर घास को कौन खा रहा है, टिड्डा। टिड्डे को कौन खा रहा है, गिरगिट या छिपकली। और छिपकली या गिरगिट कौन खा ले रहा है, बाज खा ले रहा है। तो जो उत्पादक है इसमें वो कौन बनेगा, घास। घास उत्पादक है, और घास को जो सबसे पहले खा रहा है वो प्राइमरी जो है उपभोक्ता कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। और जो इस प्राथमिक को खा रहा है वो द्वितीय कहलाएगा, जो इसको खा रहा है वो तृतीय उपभोक्ता कहलाएगा। तो पहला क्या बनी चेन, ये फूड चेन कौन बन गई, घास है। मतलब अगर आप जाएंगे एक घास स्थल में तो देखेंगे कि घास है, टिड्डा है, गिरगिट है, बाज है। तो घास उत्पादक हो गई, घास को किसने खाया, टिड्डा ने। तो टिड्डा बना प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि घास उत्पादक है। और जो है द्वितीय उपभोक्ता बन गया गिरगिट, और गिरगिट को कौन खा गया, बाज खा गया। ठीक है, ऐसे ये तो पहले ही बनी, ऐसे और बनेगी। ये रहा दूसरा, आप देखें थोड़ा जूम करते हैं, ये रहा पहला तो आपने ये देखा। दूसरा क्या देखा, हरे पेड़ पौधे ही है। फिर उनको कौन खा रहा है, चूहे। चूहे कौन खा रहा है, सांप या बिल्ली। ठीक है, या और इसको कौन खा रहा है, सांप बिल्ली को, बाज या फिर शेर। तो बताइए इस वाले में, इस फूड चेन में उत्पादक कौन बना, हरे पौधे बन गए। और जो पहले खाएगा इसको वो कौन कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। तो दूसरी फूड चेन ये बन गई। और ये तीसरी कौन बनेगी, घास या पेड़ पौधे, इनको कौन खाएगा, खरगोश। और या फिर देखो खरगोश भी घास को खाएगा, भेड़ भी खाएगा, हिरण भी खाएगा। ठीक है, अभी इसको कौन खाएगा, इनको भेड़िया खा लेगा, तो द्वितीय बन गया। और इनको जो खाएगा वो क्या कहलाएगा, तृतीय उपभोक्ता। तो एक बन गई आपकी फूड चेन है अलग अलग। ठीक है, और ये है आपका खाद्य जाल का एक चित्र, ये रहा। ये बनाने को भी एग्जाम में आ सकता है ना। जैसे कि नंबर ये पौधे हैं, ये तीनों जो भी बने थे इन्हीं को एक दिखाया गया है। देखो इसको कौन खा रहा है, खरगोश। खरगोश को बाज। ठीक है, अब इसी पौधे को कौन खाएगा, चूहा खाएगा। और पौधे को कीट भी खाएगा। कीट को कौन खाएगा, मेढक, है ना। और इसको कौन खाएगा, चूहा। और चूहे कौन खा रहा है, चूहे को दो लोग खा सकते हैं, बाज और कौन, सर्प खा लेगा। तो एक प्रकार से पूरा जाल ही बन गया। मतलब एक ही चीज़ को कई लोग खा रहे हैं या कई लोगों के द्वारा एक चीज़ को खाया जा रहा है। तो ये जो पूरा जाल बन गया, ये पूरा क्या है, खाद्य जाल है। जबकि जब एक को दूसरा खाए, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, तो वो क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है, फूड चेन। और ये आपका फूड वेब है, मतलब कि खाद्य जाल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, फिक्स मान लो एक प्रकार से क्वेश्चन है ये। ये रहा अगला क्वेश्चन, ऐसे क्या होते हैं। अब यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, है ना। ऐसे क्या है, ओट्स किसे कहते हैं। तो जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में और कम खर्च में आसानी से प्राप्त किया जाता है, उस खनिज को क्या कहते हैं, विशिष्ट धातु का खनिज का क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। मतलब ऐसे खनिज जिनको जो है अधिक मात्रा में कम खर्च से और आसानी से प्राप्त कर लिया जाए, ऐसे खनिज को हम कहते हैं अयस्क। जैसे कि लेड को गैलेना, मतलब PbS ये सूत्र है, लेड का अयस्क होता है गैलेना। ठीक है, गैलेना से प्राप्त किया जाता है। कापर पायराइट, ये कापर से प्राप्त करते हैं। कापर पायराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2, याद रखेंगे आप। तो इस प्रकार गैलेना, कापर पायराइट क्रमशः लेड व कापर के क्या है, अयस्क है। मतलब कि लेड का जो अयस्क है कौन बन गया, गैलेना बन गया। और जो है कापर का अयस्क कौन बन गया, कापर पायराइट बन गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो किसी भी धातु के अयस्क हो सकते हैं, परंतु जिससे भी वह धातु अल्प मतलब कम व्यय पर प्राप्त हो, वह उसका प्रमुख अयस्क कहलाएगा। मतलब ये जिसको हम अधिक मात्रा में और कम खर्च में और आसानी से प्राप्त करें, वो उसका ज़्यादा जो है प्रमुख कहलाएगा अयस्क। जैसे कि लेड का मुख्य अयस्क क्या है, गैलेना है। जबकि है तो और चीज़ें, लेकिन जो गैलेना है ये लेड का मुख्य है, क्योंकि इसको आसानी से और कम खर्च में और ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। अगला देखें आप, है ना, निस्तापन एवं भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो निस्तापन किसे कहते हैं, कैल्किनेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो निस्तापन प्रक्रम में सांद्रित जो अयस्क है को उसके गलनांक से कम ताप पर, मतलब जो निस्तापन की प्रक्रिया है इसमें जो अयस्क है, जिस अयस्क में बनाना है, गर्म करना है, तो निस्तापित प्रक्रम में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर और वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं।
इससे अयस्क में उपस्थित नमी तथा अन्य जो वाष्पशील अपद्रव्य होते हैं वो उड़ जाते हैं तथा धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं और निस्तापन के पश्चात प्राप्त होने वाले पदार्थ में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है तथा प्राप्त ठोस सरंध्र होता है। निस्तापन परावर्तनीय भट्ठी में किया जाता है। ये जरूर याद रखना कि जो निस्तापन की प्रक्रिया है किस भट्ठी में करते हैं, तो ये परावर्तनीय भट्ठी में किया जाता है निस्तापन। और इसमें होता क्या है, जो सांद्रित अयस्क होता है उसको उसके गलनांक से कम ताप पर और वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वायु उपस्थित नहीं होती है, उसमें गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सांद्रित अयस्क होता है उसकी जो नमी है और जो अन्य वाष्पशील पदार्थ होते हैं वो उड़ जाते हैं और जो धातु होती है वो कार्बोनेट और धातु हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल आप देखें, रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट ये रहा Al2O3 × 2H2O। तो इसको जब हम गर्म करेंगे, है ना, एक कम ताप पर, तो क्या बनेगा, Al2O3, ये बन जाएगा एल्युमिना, जिसको बॉक्साइट का अयस्क बोलते हैं, और क्या निकल जाएगा, जल उड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसे हेमेटाइट जो कि क्या है, लोहे का अयस्क है, ये देख रहे हो आप, इसमें जल की संख्या n है, फिर इसको गर्म किया गया तो ये अलग हो जाएगा Fe2O3 और जल बाहर निकल जाएगा। समझे आप, बास बन के उड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, चुंबक किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, देखते हैं चुंबक के बारे में। तो ये आपने देखा होगा कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के कई सारे गुण होते हैं। चुंबक में ये नॉर्थ और साउथ वाला गुण पाया जाता है, मतलब इसमें ध्रुव होते हैं, इसके 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। एक चुंबक में अगर एक चुंबक को हम काट दें बीच से, है ना, तो जो पार्ट 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, तो दोनों पुनः एक नया नया चुंबक बन जाएगा। मतलब कि कह सकते हैं कि दोनों में फिर से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का गुण पाया जाने लगेगा। और जब फिर इसको भी हम काट देंगे तो जो छोटे चुंबक बनेंगे फिर उसमें जो है चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। और ये क्या करता है कि लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऐसा पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं चुंबक कहलाते हैं। चुंबक का निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण से होता है। मतलब कि अगर आपने पढ़ा ही होगा, देखा भी होगा कि अगर कभी कभी आप देखेंगे 2 चुंबक सेम लें तो जब एक दूसरे को पास में लाते हैं तो चिपक जाता है, और कभी कभी अगर दिशा बदल देते हैं तो क्या होता है, दूर हटाने लगता है, फेंकने लगता है एक दूसरे को। तो कहने का मतलब है अगर समान ध्रुव है, मतलब कि उत्तरी उत्तरी है, तो एक दूसरे को दूर हटाएंगे, और अगर विपरीत हैं, एक उत्तरी है एक दक्षिणी ध्रुव है अलग अलग चुंबक का, तो वो दोनों चिपक जाते हैं। ये मतलब है। तो चुंबक के सिरों पर आकर्षण क्या होता है, सबसे अधिक होता है। मतलब चुंबक का जो ध्रुव होता है यहाँ पे नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है चुंबकत्व का गुण, मतलब बहुत ज़्यादा खींच अट्रैक्शन का गुण यहाँ पे पाया जाता है। और जैसे जैसे हम चुंबक में बीच की ओर चले जाते हैं अंदर की ओर, वहाँ पे चुंबकत्व का गुण खत्म होने लगता है। मतलब कि चुंबक जो है किसी वस्तु को बीच में जाने पर एकदम पॉइंट में खींच नहीं पाता अपनी ओर। समझे आप, समझ में आ गया होगा। चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है जबकि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। और चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते। मैंने पहले ही आपको समझाया था, एक चुंबक को आप चाहे इतना छोटा छोटा काट दें तो उसका जो ध्रुव वाला जो गुण है वो हट नहीं सकता है, फिर से एक नया चुंबक बन जाता है उसका छोटा छोटा चुंबक। ठीक है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, और एक होता है कृत्रिम जिसको कि मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय एवं अचुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे, जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, उन पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लोहे की छीलन है, ठीक है ना, जिसको लोहे से बनी कोई वस्तु है तो इसको जो चुंबक है अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये जो पदार्थ का गुण है चुंबक का, ये चुंबकीय पदार्थ होते हैं। और अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं, उन्हें अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पीतल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसको जो चुंबक है अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। और भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं चुंबकीय पदार्थ के, पिन है, सुई है, बोर्ड है, लोहे की छीलन है। और अचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है पेंसिल है, पीतल है ना, रबड़ है, तांबा है, ये सभी अचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल है। आशा करता हूँ बहुत डिटेल आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें चुंबक के गुण। ये देखो क्वेश्चन, मतलब चुंबक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा 100%। और ये मैंने पहले ही बता दिया चुंबक के गुण कि चुंबक लोहे या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसके इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। मतलब चुंबक के द्वारा किसी वस्तु को आकर्षित करने का जो गुण है उसे कहते हैं चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म कहते हैं। आगे
चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उसका ध्रुव सदैव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर ठहर जाता है। मतलब कि अगर एक चुंबक ऐसे है और इसको यदि हम क्षैतिज तल में मतलब हॉरिजेंटली ऐसे लटका रहते किसी धागे से बांध के, तो ये सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, मतलब ये है, ठीक है ना। अगला, और इसके और सारे गुण हैं, अभी मैंने बताए कि इसके अगर हम अलग अलग काट दें, 2 चुंबक 3 बना दें, तोड़ के इसके टुकड़े कर दें, तो इसका जो ध्रुव वाला गुण है खत्म नहीं होता है। ये सब आपको याद हो गया होगा अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। स्पीड हमारी थोड़ा ज़्यादा है, कम कर लेना, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, और हम सोच रहे हैं ज़्यादा लंबी क्लास ना हो, 1 घंटे में हो जाए कवर, अच्छा स्कोर आप करके आएँ, ठीक है। चलिए देखते हैं हम विद्युत चुंबक से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए चुंबक तो था, अब एक विद्युत चुंबक होता है, किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं, इसके उपयोग भी बताने हैं। तो यदि किसी नर्म लोहे की छड़ पर, कोई नर्म लोहे की छड़ हो, उसमें तांबे के तार को लपेट के लूप के आकार में लपेट कर उसमें धारा प्रवाहित की जाए, तो जो नर्म लोहे की छड़ है ये चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है। मतलब है कि आपके पास ये क्या है, कोई लोहे की छड़ है, नर्म लोहे की छड़ है, क्रोड है, और इस पर क्या करें, तांबे के तार लपेट के बना दिया जाए, और फिर इस तार में क्या करें, हम धारा को प्रवाहित करें, तो ये इसके चारों ओर क्या बनाएगा, एक क्षेत्र बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे कहेंगे हम। तो ये अपने चारों ओर क्या बनाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाने लगता है, चुंबक की तरह मतलब ये व्यवहार करने लगता है। और इसका चुंबकत्व उस समय तक ही रहता है जब तक तांबे के तार में धारा प्रवाहित होती है। मतलब कि जब तक इसमें, क्योंकि आपने इसको बनाया है, एक नर्म लोहे की छड़ ली और उसके चारों ओर तांबे के तार को लपेट कर एक मान के चलो कि आपने बना दिया है कि कुंडली टाइप का, और इसमें आपने प्रवाहित किया धारा, तो ये जो तार में जब धारा जाएगी तो ये क्या करेगा, अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। और इसमें चुंबकत्व तो तभी तक बना रहता है जब तक कि इसमें धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि ये कोई परमानेंट चुंबक तो है नहीं कि अगर धारा बंद करे तो भी ये चुंबकत्व पाया जाएगा, इसलिए, ठीक है ना। तो क्योंकि ये विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण इसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए इसे कहते हैं विद्युत चुंबक। तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। शॉर्टकट में आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण जो बना चुंबक है उसे हम कहते हैं विद्युत चुंबक। आगे देखते हैं हम विद्युत चुंबक के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो लोहे के कारखानों में बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को उठाने के लिए विद्युत चुंबक युक्त क्रेनों का प्रयोग किया जाता है, नंबर 1। दूसरा, विद्युत घंटी, टेलीग्राफ, अभिग्राही, टेलीफोन, लाउड स्पीकर, इन सब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला, शरीर के घाव एवं आँख में पड़े लोहे के छोटे छोटे कणों को निकालने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं डॉक्टर, है ना। और चुंबकीय रिले मतलब मैग्नेटिक रिले में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर में इसका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, जैसे पंखा है, कपड़ा धोना है वाली मशीन है, इन सभी में जिनमें मोटर पाया जाएगा। क्योंकि मोटर में, है ना, आप देखते होंगे कि तांबे की तार की कुंडली बनाई जाती है और उसी को, जिसको आर्मेचर कहते हैं, उसको जब हम चुंबक के बीच में रखते हैं और प्रवाहित करते हैं धारा, तो उसी कारण क्या होता है, वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बनाता है और कुंडली घूमने लगती है। ओके, समझ में आ गया होगा अच्छे से। गला सूख चुका है एकदम से पूरा, बट कोई दिक्कत नहीं, आपका नंबर अच्छा आना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। विद्युत धारा का प्रभाव किसे कहते हैं, या विद्युत धारा का उसमें प्रभाव किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव होता है और ऊष्मीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, तो किसी भी चालक में अभी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के सभी तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो मतलब कोई भी चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित की जाए तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगा, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा का। और उसमें प्रभाव क्या है, तो विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में जब ऊष्मा उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया बने तो उसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करके अनेक उपयोगी उपकरण बनाए गए हैं, जैसे कि प्रेस, विद्युत अंगीठी, पानी गर्म करने की जो केतली है, कमरा गर्म करने के लिए हीटर, ब्लोअर, टोस्टर, ये सभी के सभी क्या है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लोहे के अयस्क से पिग आयरन प्राप्त करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। तो देखिए, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन। तो पहली बात तो यही याद रखेंगे, भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन ऊपर पढ़े थे आप, भर्जन हो गया। ठीक है, भर्जन या निस्तापन के पश्चात प्रगलन की क्रिया एक विशेष प्रकार की भट्ठी में की जाती है, जैसे मर्जित हेमेडाइट अयस्क को कोक और चूना पत्थर के साथ मिलाकर वात्या भट्ठी में प्रगलन करने पर। तो प्रगलन की जो क्रिया होती है किस भट्टी में होती है, ये होती है वात्या भट्ठी में।
इसका ताप भी बहुत ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है ना। विभिन्न क्रियाओं के पश्चात कच्चा लोहा मतलब कि पिग आयरन, तो पिग आयरन किसे कहते हैं, तो कच्चे लोहे को ही पिग आयरन कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। वह अत्या भट्टी से प्राप्त होता है और ये क्या कहलाता है, पिग आयरन कहलाता है, ठीक है, याद रखना पिग आयरन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, किसी क्षण चुंबक के और चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाइए। तो ये रही, मान लेते कोई क्षण चुंबक है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखा ये ऐसे बनेगी, ये रहा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके दिखा सकते हो आप, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, उत्तर से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। तो यदि एक चुंबक के पास कोई चुंबकीय सुई या कंपास लाई जाए तो चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। अब यदि चुंबकीय सुई की स्थिति को बदल दें हम, मतलब इधर से इधर ले जाएं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो उसके ठहरने की दिशा भी ऑटोमेटिक बदल जाएगी। तो इस प्रकार सुई एक वक्र पथ में विचलित होती है, ये देखो वक्राकार पथ में चलती है। इससे यह सिद्ध होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा है वो बंद वक्र के रूप में चलती है। इन्हीं वक्र रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र या बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं, जो कि दिखती नहीं है। इसका हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं जब हम इसके पास में कोई चुंबकीय सुई ले जाते हैं तब। तो किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसी क्षेत्र को चुंबक का क्षेत्र कहते हैं। मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप कहोगे एक ऐसा क्षेत्र जो जब हम चुंबक के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कर सके, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं आपने पढ़ा वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो एक बंद वक्र के रूप में उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, ये सब आप मैं बता रहा हूँ पूरा नंबर आप अच्छे से करके आ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोरिंग करेंगे आप। अगला, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये रहा पूरा। अभी आपको मैंने पहले बताया था कि ब्लड में जो है, हमारा जो ब्लड है ये दो चीज़ों से बनता है। एक तो होता है प्लाज्मा, एक क्या होता है, प्लाज्मा जो हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। एक होता है ब्लड सेल्स जो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जिसमें 90% क्या होता है, केवल जल ही पाया जाता है और 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जबकि जो 45 और ये इसका जो मात्रा होती है ब्लड में प्लाज्मा की 55% होती है। कितना, 55। बाकी जो 45% बचता है इसमें होती हैं ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो यहाँ पे क्या पूछा, रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं, नाम लिखना है। तो रक्त कणिकाएं, रक्त का लगभग 40 नहीं 45% रहेगा यहाँ पे, भाग बनाती हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, और प्लेटलेट्स मतलब कि प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स। तो अगला देखते हैं, ठीक है ना। तो इनके कार्य लिखना है, तो इसको कार्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर बता देते हैं आपको हम। लाल रक्त कणिकाओं का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, है ना, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने काम करती हैं। और जो डब्ल्यूबीसी होती है ये हमारे शरीर से लड़ने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाती हैं। और जो प्लेटलेट्स होती हैं ये हमारे शरीर में जब कभी चोट लग जाए बाहर, तो बाहर जब जो थक्का है ब्लड का उसको बनाने का काम करती हैं, ठीक। यह आपको याद ही हो गया होगा। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो ये देखते हैं, ये रहा। तो ये लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी संख्या तथा केंद्रिक युक्त होती हैं, ठीक है ना। ये गलत दिया गया इसमें श्वेत रुधिर कणिका के बारे में। ये लाल रुधिर कणिका से अपेक्षा बड़ी तो होती हैं, अच्छा हाँ बड़ी दी है, साइज में तो बड़ी होती है, सही है, मतलब संख्या में कम होती है। अगर संख्या लिखा होगा तो संख्या में कम होती है डब्ल्यूबीसी। सबसे ज़्यादा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स बोलते हैं, लाल रुधिर कणिका। और ये कम होती है लेकिन ये साइज में बड़ी होती है, सही है। इनका आकार निश्चित भी नहीं होता है डब्ल्यूबीसी, अनिश्चित, अमीबा की तरह होता है, मतलब कि अपने आप को बदल सकती किसी भी शेप में। मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या 5000 से लेकर 9000 तक होती है, जबकि जो आरबीसी उनकी मिलियंस में होती है। रोगजनक मतलब कि लाखों में, 10 लाख 20 लाख इसमें जाती है। अवस्था में संख्या बढ़ जाती है। रोगजनक अवस्था जब होती है, जब आदमी जो है व्यक्ति जब बीमार होता है तो इनमें इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। और श्वेत रक्त कणिकाएं अमीबा के समान, मैंने पहले ही बताया था, अमीबा के समान होती हैं। इनका आकार फिक्स नहीं होता है, अनियमित आकार की होती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं होता है, ठीक है, इसलिए रंगहीन होती हैं। ये प्लीहा में बनती हैं। अगर पूछा जाए ये बनती कहाँ है तो प्लीहा में। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। अगले के बारे में देख लेते हैं हम, रुधिर प्लेटलेट्स या फिर जिनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं।
इसके बारे में देखते हैं। साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है ना। तो रुधिर प्लेटलेट्स आकार में बहुत छोटी, केंद्रक विहीन, द्वि उत्तलीय, मतलब कि बाई कन्वेक्स होती है, मतलब कि ऐसे आकार में, उत्तल लेंस के आकार में होते हैं। यह 1 घन मिलीमीटर में इनकी संख्या लगभग 2.5 लाख 2,50,000 तक होती है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, ये करती है ब्लड का थक्का बनाने का काम बाहर, ठीक है ना। और जबकि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा पिगमेंट पाया जाता है, ऐसा पदार्थ जो थक्का नहीं बनने देता है, उसका आप बताएंगे उत्तर क्या है। ऐसा क्या पदार्थ होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता, जबकि शरीर के बाहर जो ब्लड जमता है वो तो जमाने का काम करती हैं प्लेटलेट्स। आप बताएंगे जल्दी से किस कारण नहीं जमता। अगला क्वेश्चन, रक्त बैंक, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो वह स्थान जहाँ विभिन्न वर्गों के रक्त सुरक्षित एवं संग्रहित रहते हैं उसे ब्लड बैंक कहते हैं। अब विश्व का प्रमुख रक्त जो बैंक है रेड क्रॉस सोसाइटी है। रक्त बैंक में रक्त में सोडियम साइट्रेट रसायन मिलाकर 30 दिन तक इसे सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है ना। क्या मिलाकर, सोडियम साइट्रेट मिलाकर। चलिए, और कितने डिग्री पर, लगभग 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर सेंटीग्रेड में पूछे और फ़ारेनहाइट में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, ठीक है। अगला देखो, रक्त के क्या क्या कार्य हैं, जो हमारा ब्लड है इसके कार्य क्या है। तो ये क्या करता है, ये भी आपके उसमें पूछा गया जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। ये मतलब जितना मैंने एक्सप्लेनेशन किया 100% यहाँ क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हार्मोन का भी संवहन करता है, उत्सर्जी पदार्थों का भी संवहन करता है, पोषक पदार्थों का संवहन करता है, घाव या चोट लगने पर उनकी मरम्मत करता है, ताप का भी नियमन करता है, रोगों से रक्षा भी करता है, गैसों का संवहन करता है, अम्ल क्षार का संतुलन करता है, बैलेंस बना के रखता है, थक्का भी बनाता है और जल का भी संतुलन करने का कार्य करता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना। अगला देखिए, रुधिर जनित 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो रुधिर, हेपेटाइटिस बी, एड्स। हेपेटाइटिस बी किससे संबंधित है, इसमें जो लीवर हमारा होता है यकृत डैमेज होने लगता है और इसको वैक्सीनेशन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि जो एड्स है HIV वायरस के द्वारा फैलता है और इसको नियंत्रित करना संभव है अभी तक, तो है ना। शायद बन गई है कोई मेडिसिन, बट अभी तक असंभव ही था। अगला देखिए, रक्त अवधान किसे कहते हैं और रक्त संचरण के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। और रक्त आदान का मतलब क्या है, जब किसी व्यक्ति को का ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाए तो उसको रक्त आदान कहते हैं। तो किसी मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी होने जाने पर, है ना, अलग से रक्त चढ़ाकर रक्त की कमी को पूरा किया जाता है और इस क्रिया को कहते हैं रुधिर आदान। याद रखेंगे, रुधिर आदान कहते हैं, ठीक है। जब भी किसी व्यक्ति में ब्लड की कमी हो जाती है तो उसको बाहर से ब्लड चढ़ाया जाता है और जो ब्लड चढ़ाने की प्रक्रिया होती है बाहर से, क्या कहलाती है, रुधिर आदान कहलाती है। और इसके समय सावधानियां आइए देख लेते हैं, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए डॉक्टर को। तो देखिए, रक्त आदान के समय सबसे पहले रोगी का रक्त वर्ग ज्ञात किया जाएगा, मतलब ए वाला, है ना। अब ये नहीं जिसके पास ए ग्रुप है वो उसको चढ़ा दिया जाए सीधा बी वाले को, तो उससे उसकी क्या होगी, मृत्यु भी हो जाएगी। अगला पॉइंट, पहले में ब्लड वर्ग चेक करना पड़ता है। अगला, रुधिर बैंक से प्राप्त रक्त को रोगी के शरीर में आवश्यकता अनुसार चढ़ाया जाता है, मतलब एक लिमिट में चढ़ेगा। ये नहीं कि, है ना, एक जो है यूनिट की ज़रूरत हो 10 यूनिट चढ़ा दी जाए, है ना। रोगी को रक्त देने से पूर्व देख लेना चाहिए कि रक्त HIV मुक्त है या नहीं, मतलब कि रक्त में HIV वायरस तो नहीं है, ये भी देखना चाहिए। नहीं तो उस व्यक्ति में जब चढ़ेगा ब्लड तो उसको भी HIV हो जाएगा। इसके अतिरिक्त रक्त जीवाणु, मतलब बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एवं कवकों से मुक्त होना चाहिए, कवक नहीं होने चाहिए ब्लड में। और रक्त आदान के समय रक्त आदान की मात्रा अवश्य ज्ञात करनी चाहिए। और रक्त आदान का कार्य किसी सुयोग्य डॉक्टर की देखरेख में होना चाहिए, ये नहीं कि चाहे जो डॉक्टर, है ना, ब्लड चढ़ा दे, अन्यथा रोगी को लाभ के साथ स्थान पर हानि हो सकती है। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रक्तदाता को किसी तरह की कोई भयंकर बीमारी या संक्रमित होने वाली बीमारी तो नहीं है। ये इतना चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए, एक डॉक्टर को रखना चाहिए। तो ऐसा करता हूँ, लगभग 1 घंटे की क्लास ये हमारी हुई और इसमें हमने पूरा का पूरा लगभग कम्प्लीटली साइंस को कवर किया है ना। ये एग्ज़ाम में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएगा अपनी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये रहा, बच गया है, ठीक है। इसको आप इसको ज़रूर पढ़ लेंगे आप, जैव विकास पढ़ के जाएंगे आप, ठीक है ना। लगभग बाकी सब हमने पढ़ा दिया, जैव विकास आप पढ़ लेंगे यार थोड़ा, ठीक है। गला एकदम सूख चुका है, ठीक है। तो बस यहीं तक इस क्लास को रखते हैं, है ना। कैसी रही क्लास कमेंट में ज़रूर बताना। एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर आना तो कमेंट में बताना कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आए भी थे या कि बस ऐसे ही हमने पढ़ाया था, है ना, बताना ज़रूर। और यदि आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब ना किया हो
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और दूसरों से भी करा देना, ठीक है ना, क्योंकि और भी जो भी होंगे किसी भी सेमेस्टर के कोई भी, उनको हेल्प मिलेगी, क्योंकि लगातार क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। और जैसे ही पेपर हो जाएगा उसके बाद से ही शुरू कर देंगे जो नए सेमेस्टर हैं उनकी क्लासेस, और जो और भी कई प्रकार के एग्ज़ाम हैं टीचिंग से रिलेटेड उनकी भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, है ना। सब विषय नहीं मिली तो मैथ साइंस तो 100% आपको प्रोवाइड हम करते ही रहेंगे, और भी जो जानकारियाँ मिलेंगी उनको भी प्रोवाइड करेंगे। तो बस यही था, इतना तो कोशिश तो हमारी हमने किया पूरा कि आपको 100% रिजल्ट मिले, इस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर मिले। तो आपने लगातार वीडियो को देखा, वॉच किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।